फ़र्ज़ करें ख़वातीन हज़रात कि आपको एक ऐसे अनजान शहर जाना है और उस शहर के बारे में आपको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिवाय नाम के आपको कुछ मालूम नहीं है कि वो शहर कैसा है, कहाँ है, रास्ते में क्या होगा और कहाँ-कहाँ पे मुझे मुश्किलात का सामना आ सकता है, पेट्रोल पंप रास्ते में है कि नहीं है, होटल हैं कि नहीं है, मौसम कैसा होगा, रास्ते में कितने किलोमीटर का फ़ासला है, क्या है। तो ऐसे में अगर आपको गूगल मैप दे दिया जाए, तो यकीनन आप सब लोग जो हैं वो गूगल मैप यूज़ करते रहे होंगे और अभी भी करते होंगे कहीं ऐसी लोकेशन पे जाने के लिए। तो कितनी आसानी हो जाएगी आपके लिए। एंड आप में से जो लोग जिन्होंने गूगल गूगल मैप यूज़ किया हुआ है, वो अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि वो सारा रोड मैप आपको बता देता है, आपको ये भी बता देता है कि आपने कहाँ-कहाँ पे कितने किलोमीटर का फ़ासला है, कितना टाइम आपका लगेगा कहाँ-कहाँ पे पेट्रोल पंप्स मिल जाएँगे आपको, कहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट्स मिल जाएँगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आपका तकरीबन सारा काम जो है वो आसान कर देता है, सिर्फ़ आपको सफ़र करना है। अब आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो हमने इसी एनोलॉजी के ऊपर बनाई है कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने रिसर्च करनी है या जो पहली दफ़ा कर रहे हैं या वो अभी प्लान कर रहे हैं या उन्होंने की तो है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। ये वीडियो उन सब के लिए एक रोड मैप, एक गूगल मैप की तरह ही इंशाल्लाह साबित होगी। इसमें हम बताएँगे कि रिसर्च शुरू कहाँ से करनी है और कौन-कौन से जो स्टेप्स हैं वो आपको करने होंगे और किन-किन स्टेप्स पे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ताकि आपके लिए रिसर्च का जो सफ़र है वो निस्बतन आसान होगी। बहरहाल करनी आप ही को होगी, लेकिन ये है कि ये आपके लिए एक गूगल मैप के तौर पे काम करेगी। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये वीडियो हम किस पर्सपेक्टिव में बना रहे हैं। कोकब मंज़ूर आपकी खिदमत में हाज़िर है जी वन्स अगेन। आपका में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। आई एम टीचर, ट्रेनर एंड लाइफ कोच और मेरी कोई 300 के करीब वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे और आपको वो लिंक और वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सो रेडी हैं आप लोग जी गूगल मैप के इस सफ़र को एक्सप्लोर करने के लिए कि रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है? क्या प्रोसेस है कि जहाँ से हम शुरू करें और किन-किन रास्तों से हमने गुज़र के जाना होगा और अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना होगा। पेंसिल कॉपी आपके पास यकीनन पहले से मौजूद होगी। ये आपको एक चार्ट सा या एक ग्राफ या एक सर्कल सा एक नज़र आ रहा है कि हमने रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन या यूँ कह लें कि आप एक एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन या एक इश्यू से हम बात स्टार्ट करेंगे और फिर हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमने लिटरेचर पढ़ना होगा और बहुत सारे काम करने होंगे। फिर उससे हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही हमारे रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बनते हैं। फिर हमारे जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हमने उनकी ऑपरेशनल डेफिनिशन करनी होती है। अब आप क्या होती है आगे हम चल के बताएँगे। फिर रिसर्च डिज़ाइन हम बिल्ड करेंगे, सैंपलिंग कैसे होनी चाहिए, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन-कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। फिर जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर हम उसका एनालिसिस कैसे करेंगे और एनालिसिस करने के बाद उस जो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, हमने उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी होगी। एंड देन ऑब्वियसली हम अपना कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन देते हैं यार कि थ्योरी अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो वो आप थ्योरी बताते हैं कि जी ये हमने मॉडल बिल्ड किया है। तो ये अभी हम ये सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ करें और मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके नज़दीक रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पॉज़ करें, सोचें और जवाब दें। खुद को जवाब दें। आप में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि रिसर्च का सबसे पहला जो स्टेप है, वो टॉपिक सिलेक्शन है। तो आई आई वुड से कि सबसे पहला जो गलती हम करते हैं, वो यही करते हैं कि हम टॉपिक से बात शुरू करते हैं। आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, आप एमएस के हैं या इवन पीएचडी के हैं, तो आम तौर पे क्या होता है कि हम कहते हैं, "जी सर, ये मेरा टॉपिक है या मुझे टॉपिक बता दें, मैं कैसे रिसर्च करूँ, उस पे रिसर्च करूँ।" तो भाईजान सबसे पहले टॉपिक नहीं सेलेक्ट होता, सबसे पहले एरिया आपने सेलेक्ट करना होता है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले एरिया को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। टॉपिक कभी भी एकदम से ज़हन में नहीं आता और फिर होता क्या है मुझे चूँकि इतने ज़्यादा मैसेजेज़ आते हैं कि सर आप टॉपिक बता दें, आप टॉपिक बता दें। और अक्सर तो मुझे मेडिकल साइंस के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं बायोस्टैट्स के करते हैं,
इंजीनियरिंग के, कल एक स्टूडेंट ने, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट ने कहा सर आप टॉपिक बता दें। भाई इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मुझे, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं कैसे टॉपिक बता दूँ? और इवन अगर मेरा सब्जेक्ट भी होगा तो मैं आपको टॉपिक नहीं बता सकता, पोटेंशियल एरिया बता सकता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ आज हमने सीखनी है कि रिसर्च का प्रोसेस टॉपिक से नहीं शुरू होता बल्कि एरिया से शुरू होता है। अब सवाल ये है कि एरिया क्या होता है? एरिया ये होता है कि देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है कि यार ये देखें इसमें लिखा है द रिसर्च प्रोसेस बिगिन्स विद द रिसर्चर सेलेक्टिंग अ टॉपिक। तो टॉपिक से एक कदम हमने पीछे आना है कि टॉपिक पे जाने से पहले हमने अपना एरिया सेलेक्ट करना है। टॉपिक बिल्कुल एक रिफाइंड स्टेटमेंट होती है, एक फॉर्म लाइक इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि ये टॉपिक होना भी चाहिए कि नहीं? तो 2 तरह की रिसर्चेज़ होती हैं, एक तो एप्लाइड रिसर्च है, तो एप्लाइड रिसर्च में तो ऑर्गनाइज़ेशन के पास ऑलरेडी एक इश्यू होता है, वो उस इश्यू को सॉल्व करके उस पे रिसर्च करते हैं। लेकिन आप लोग जो मोस्टली रिसर्चेज़ करते हैं बैचलर पे, मास्टर पे, एमएस पे, इवन पीएचडी लेवल पे, ये बेसिक रिसर्च होती है। इसमें हम कुछ नए वेरिएबल्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, कोई नए इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उन एरियाज़ पे काम करना होता है जिन पे पहले काम नहीं किया गया है। तो करना क्या है सबसे पहले कि आपका जो एरिया है, प्रॉब्लम एरिया आपने उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हैं एमबीए के या एमएस के हैं, तो आपका जो स्पेशलाइज़ेशन है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, कुछ भी है। तो एचआर हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एचआर आपका जो है वो स्पेशलाइज़ेशन है, ठीक है? तो अब एचआर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, मोटिवेशन है, ठीक है? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल है। तो इस में से फिर आप एक एरिया सेलेक्ट करते हैं कि यार मुझे ट्रेनिंग पे काम करना है फॉर एग्जांपल, या मुझे परफॉर्मेंस अप्रेज़ल पे काम करना है। तो ये अब एक आपने एरिया आइडेंटिफाई किया। अब एरिया जब आइडेंटिफाई होगा कि यार मुझे परफॉर्मेंस अप्रेज़ल पे काम करना है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके उस पे आपने कुछ स्टडी करना है, डेटा कलेक्ट करना है। अच्छा, डेटा कलेक्शन से ये मतलब नहीं है कि आपने क्वेश्चनेयर बना के जाके लोगों से पूछा, नहीं। डेटा कलेक्शन का मकसद ये है कि आपने उस एरिया पे कुछ स्टडी करना है, लिटरेचर पढ़ना है। अब लिटरेचर कैसे मालूम करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि सर्च कैसे की जा सकती है। आप गूगल में जाएँ, आप उधर यूट्यूब पे लिखेंगे कि कोको मंजूर, और आप लिख देंगे कि सर्चिंग लिटरेचर, ठीक है? या फाइंडिंग सर्चिंग एंड डाउनलोडिंग रिसर्च आर्टिकल, तो आपको पूरी एक 5-6 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट की, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे गूगल स्कॉलर को यूज़ करके डेटा लिटरेचर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पब्लिकेशंस हैं, इन्फॉर्मेशन है, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है, केस स्टडीज़, ऑनलाइन वेबसाइट्स, ठीक है? मुख्तलिफ जगहों से उस चीज़ के बारे में मालूमात लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा जी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल है, तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल क्या होती है, इसके कौन-कौन से डायमेंशंस हैं, इसमें कितनी किस्म के परफॉर्मेंस अप्रेज़ल्स हैं, यानी परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज़ किया जा सकता है, ठीक है? ये कोई भी टॉपिक है, हम कहते हैं जी मार्केटिंग है, तो आपने मार्केटिंग में आपने ले लिया जी, हम प्राइस पे काम करना चाहते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो प्राइस क्या होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कितनी किस्म की स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी स्ट्रेटजी कब लगती है, क्यों लगती है, कैसे लगती है। जब ये आपको पता चल जाएगा तो आप फिर क्या करते हैं, मुख्तलिफ आप जब जाएंगे ना उधर गूगल स्कॉलर में जाके डेटा कलेक्ट, सॉरी जो ये लिटरेचर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स डाउनलोड करेंगे, तो आप देखेंगे लोगों ने किस तरह से इस वेरिएबल को इस्तेमाल किया है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को किन किन चीज़ों से लिंक किया है। प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक किया होगा किसी ने कि जी ऐसे प्राइस रखें तो इससे प्रॉफिट बनता है, किसी ने कहा होगा कि यार ऐसे प्राइस रखें तो ऐसे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, किसी ने कहा होगा प्राइसिंग को सेट करने से कंपनी की वर्थ बढ़ जाती है, प्राइसिंग को ठीक से सेट करने से कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ सकती है। किसी ने कहा होगा प्राइसिंग को ऐसे सेट करें तो ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो ये जब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको आइडियाज़ आएँगे कि यार लोगों ने प्राइस को कैसे किस किस तरह से स्टडी किया हुआ है। तो इसी तरह आपका जो इंटरेस्ट का वेरिएबल होगा, उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस वेरिएबल को इसके साथ भी स्टडी किया जा सकता है, इसके साथ भी किया जा सकता है, इसके साथ भी। तो इन-इन लोगों ने इस तरह से स्टडी किया हुआ है। तो अब आपके पास एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जमा हो रही है। तो ये वो वाला डेटा नहीं है जो क्वेश्चनेयर से कलेक्ट होगा। ये डेटा मतलब ये है कि आपने थोड़ा क्या किया, वेबसाइट्स को स्टडी किया, आपने ऑन गूगल को देखा, आपने गूगल स्कॉलर से रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड किए 10, 15, 20, 30 जितने भी आप पढ़ सकते हैं, अपने एरिया पे। तो उससे क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है? तो आपने जाके उसको देखना है कि कौन-कौन से वेरिएबल्स किस-किस तरह से स्टडी हुए हुए।
अब जब आप देखेंगे ना तो उसके अंदर देखिए मैंने आपको ये पहले एग्ज़ाम्पल बता दी कि डेटा कलेक्ट आपने किया उसकी जो आपका एरिया था एचआर था फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसमें रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, ग्रीन एचआरएम, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल और बहुत सारे हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा जी हमने ये ग्रीन एचआरएम को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो आपने ग्रीन एचआरएम को पढ़ना शुरू कर दिया कि ग्रीन एचआरएम क्या होता है, इसके कौन-कौन से डायमेंशन हैं, किन-किन तरह से किस-किस तरह से स्टडी किया गया है। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट वो है रिसर्च प्रॉब्लम। अब ये कैसे पता चलेगा कि यार मैंने किस चीज़ पे काम करना है? मतलब मेरा टॉपिक एग्ज़ैक्टली होना क्या चाहिए? देखिए अब हम तीसरे स्टेज पे आके टॉपिक को रिफाइन करने लगे हैं। पहले हमने एरिया लिया था। एरिया क्या है जी? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़, मार्केटिंग, ब्रांड इमेज, ब्रांड इक्विटी, कोई इस तरह से, ठीक है? या कह लें कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कुछ भी या आपके जो भी सोशल साइंसेज़ में जो चीज़ें हैं, लिंग्विस्टिक में या लिटरेचर में, उस एरिया को अभी हमने पढ़ा तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अब उसमें से हमने टॉपिक निकालना है जिसको हम कहेंगे प्रॉब्लम, वो हमारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? प्रॉब्लम उससे हमने बनाना है। कैसे बनाना है? अब उसको जब हमने स्टडी किया तो देखिए हर आर्टिकल के एंड पे आप देखेंगे एक एक टाइटल आपको मिलेगा फ्यूचर डायरेक्शंस का या लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च या फ्यूचर डायरेक्शंस ये कंक्लूजन के पोर्शन में लिखा होता है, ठीक है? तो मैं आपको उसमें आप कोई भी आर्टिकल खोलेंगे तो आप उसमें उसको उसमें नज़र आ जाएगा। वहाँ पे उन्होंने उस रिसर्चर ने लिखा होता है कि जी ये वेरिएबल्स भी अगर ले लिए जाएँ इसके साथ जो मैंने स्टडी की है, तो ज़्यादा अच्छी स्टडी हो सकती है। तो आप वो अपने पास नोट करते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा कि जी आप काम कर रहे थे इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल परफॉर्मेंस अप्रेज़ल पे कर रहे थे, तो उसने कहा यार इसको परफॉर्मेंस के साथ भी लिंक किया जा सकता है, इसको प्रोडक्टिविटी के साथ भी लिंक किया जा सकता है। मिसाल दे रहा हूँ। तो अब आपने 4, 5, 10, 15 आर्टिकल जो डाउनलोड किए उसमें से आपने व्हाट पोटेंशियल वेरिएबल्स आपने आइडेंटिफाई। अब आप उसमें से देखें कि यार मेरा जो वेरिएबल है वो किसके साथ लिंक हो सकता है और क्यों हो सकता है। ये होगा वो गैप जो आप अक्सर टीचर्स के मुँह से सुनते हैं। टीचर्स कहते हैं जी गैप आइडेंटिफाई करें। आप कोई गैप ढूँढें, तो वो गैप इस तरह से निकलेगा। ऐसे हवा में गैप नहीं निकलता कि मुझ आपसे मैं कह दूँ कि यार आप गैप ढूँढें और कहें अच्छा यार मेरे ख़्याल में इस पे काम होना चाहिए। ये मेरे ख़्याल में इसमें काम कर लूँ या मेरे ख़्याल में ये टॉपिक ठीक है, सर आपके ख़्याल में कौन-सा टॉपिक ठीक है? ऐसे रिसर्च नहीं होती, ऐसे जब भी आप करेंगे आपको ट्रबल होगा। तो ये है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे आपने फ़ोकस करना है। क्या हमने बात की? एरिया आपने सेलेक्ट करना है, टॉपिक नहीं। एरिया वो ब्रॉड होता है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, जैसे ट्रेनिंग, जैसे प्राइसिंग, जैसे ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड इक्विटी कोई भी, ठीक है? आपके अपने सब्जेक्ट से। उसको फिर आप थोड़ा स्टडी करेंगे, उस पे ऊपर 8, 10, 12, 15 लिटरेचर रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ लें तो और भी अच्छी बात है। तो आपको उस वेरिएबल के ऊपर चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि ये वेरिएबल किन-किन वेरिएबल्स के साथ चेक किया गया है, ये इसका कहाँ-कहाँ पे डिपेंडेंट है, कहाँ पे इंडिपेंडेंट आया है, कहाँ पे मीडिएटर आया है, कहाँ पे मॉडरेटर आया है। और उन्हीं आर्टिकल्स के एंड में फ्यूचर डायरेक्शंस दी हुई होती हैं। कंक्लूजन का जो पोर्शन होता है, उसमें लिखा होता है कि यार ये वेरिएबल भी अगर ले लिया जाए तो स्टडी हो सकती है, अगर ये वेरिएबल ऐड कर दिया जाए। तो उससे आपको आइडिया होगा कि यार अच्छा ये वेरिएबल्स पे काम हो सकता है। ये वो गैप है जिसके बारे में टीचर्स अक्सर आपसे कहते हैं कि जी गैप आप बताएँ कि आपकी स्टडी का गैप क्या है, ठीक है? सो केयर प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड एज़ एनी सिचुएशन वेयर गैप एक्सिस्ट। यहाँ से एक्चुअली आपकी रिसर्च का जो है ना वो जस्टिफिकेशन स्टार्ट होगी। देखें आप कहेंगे जी देखें ये मसला था और इस मसले को यहाँ-यहाँ पे ये काम हुआ है, लेकिन ये काम नहीं हुआ। ये मिस्टर ए ने भी नहीं रिकमेंड किया, मिस्टर बी ने भी रिकमेंड किया हुआ कि यार ये काम नहीं हुआ। मिस्टर सी की ये स्टडी हुई है, उसमें भी ये रिकमेंडेशंस है। तो हम अब इस पे काम करेंगे। यानी हम वो बंदे होंगे जो इस सारे काम में ये जो पोर्शन रह गया था, इस पे अब हम काम करेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बनेगा। उसको आप लिखेंगे कैसे? वो फिर एक अलग वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी कैसे जाती है। तो आपको समझ आई थोड़ी-सी मुश्किल आपको लग रही होगी, लेकिन ये है कि इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो अब आपने क्या किया? आपने नैरो डाउन कर लिया, नैरो डाउन। नैरो डाउन का क्या मतलब है? कि आपने जो ब्रॉड प्रॉब्लम था आपका कि जी हम काम करना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल पे। तो अच्छा भई परफॉर्मेंस अप्रेज़ल पे क्या करना चाह रहे हैं? सर मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कैसा चल रहा है। तो ये कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना? ये आपको नहीं एक्सेप्ट होगा।
तो वो आपसे कहेंगे अच्छा यार आपने जो टॉपिक लिया ये आया, ये गैप एग्जिस्ट करता भी था या आपने खुद ही ले लिया? तो आप उनको फिर बताएँगे कि यार ये काम हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये काम अभी तक नहीं हुआ, ये काम हम करने वाले हैं। तो अब आपने नैरो डाउन कर दिया। कैसे नैरो डाउन कर दिया? आपने कहा जी ये वेरिएबल इस वेरिएबल के साथ चेक हुआ, लेकिन इसके साथ चेक नहीं हुआ। तो अब आप कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ, मिसाल दे रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज इन टेलीकॉम सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक स्पेसिफिक टाइटल बन गया। ज़रूरी नहीं है, मतलब आप चेक करेंगे तो उसमें इसी तरह कोई आपने बनाना होगा। तो क्या हो गया? अब देखिए मैं आपको इसको एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज इन टेलीकॉम सेक्टर। तो हमने क्या किया, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल वेरिएबल ले लिया, दूसरा प्रोडक्टिविटी। खुद से नहीं लिया, ये आपने स्टडी करना होगा, तो उसमें अगर ये किसी ने काम किया हुआ तो फिर आप ये वेरिएबल नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल को स्पेसिफिक कर दिया प्रोडक्टिविटी के साथ। तो इंडिपेंडेंट आपका हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिपेंडेंट हो गया प्रोडक्टिविटी। सेक्टर कौन सा लिया? टेलीकॉम या टेक्सटाइल या एजुकेशन या जो भी आप ले रहे हैं, और उसको स्पेसिफिक कर दीजिए 10, 20, 50 जो भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो हमने ले ली। तो ये इससे आपको बना ट्रांसलेट दिस ब्रॉड इशू टू रिसर्च क्वेश्चन। तो आप इसको रिसर्च क्वेश्चन बताएंगे कैसे, डज परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज इन टेलीकॉम सेक्टर। मैं ये बोलता जा रहा हूँ, आप इस खैर वीडियो पास करके आप इसको चीज़ों को फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपने जब जिससे टॉपिक सेलेक्ट करना है ना, तो ये चंद चीज़ें आपने बड़े ध्यान से समझनी है, और क्योंकि इसके बगैर आपके लिए फिर बड़ा ही मसला होगा। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट विच इज़ ओवरडन मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। यानी कोई ऐसा टॉपिक आप ले लेते हैं जो पहले से इतने लोगों ने किया हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहूँगा यार, हमने कहा कि इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज इन टेक्सटाइल। तो भाई इस पे तो हज़ारों स्टडीज़ हो गई होंगी, तो आप नया क्या कर रहे हैं? तो आपका टॉपिक सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई? तो ऐसा टॉपिक आप क्यों रिजेक्ट होता है कि आपने ऐसे ही, मैंने बता दिया तो आपने ले लिया, किसी दूसरे ने बता दिया तो आपने टॉपिक ले लिया। फिर जब आप सुपरवाइजर के पास जाएंगे तो कहेगा यार इसमें क्या नया है? आप व्हाट यू आर डूइंग इन इट, दिस टॉपिक इज ऑलरेडी बीन डन बाय नंबर ऑफ पीपल अर्लियर। तो ओवरडन ऑलरेडी हुआ हुआ है। टू नैरो या टू वेग, बहुत ही स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं, ये आपकी गली मोहल्ले में एक स्कूल है और आप कहते हैं यार मैं टीचर की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ इस स्कूल की। तो भाई ऐसी रिसर्च का तो कोई फायदा ही नहीं है। वो स्कूल के हैं ही 10 टीचर हैं, और 10 टीचर्स की आप रिसर्च करके, तो उसमें आप देखें शुरू में रिसर्च में आपने पढ़ा होगा जर्नलाइजेबिलिटी, कि वो आया, वो रिसर्च कहीं और भी काम आ सकती है कि नहीं। तो 10 टीचरों पे आपने स्टडी की है और उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल देख रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं होगा, कहेंगे इट इज टू नैरो। बहुत ही छोटी और बहुत ही तंग सी रिसर्च है, इसको कहीं अप्लाई नहीं किया जा सकता। या टू वेग, टू वेग का मतलब है अनक्लियर। जैसे आप कहें कि जी मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं आई वांट टू सी दी एचआर प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर कितनी कंपनी हैं और कितने सेक्टर्स हैं, फिर हर सेक्टर के अंदर कितनी कंपनीज हैं, और फिर छोटी हैं, बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, और फिर उनके अंदर डिफरेंट एचआर प्रैक्टिसेस हैं। तो ये इतना एक वैग सा एक टॉपिक होगा जो आप कवर नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि ये टॉपिक भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना। द प्रॉब्लम शुड बी चूजन इन सच अ वे दैट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी शुड बी विद इन द रीच ऑफ रिसर्चर। ये एक और अहम बात है। ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसका डेटा आपको मिल सके। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये कितने हैं, क्या हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट है, या इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो भैया आपको कौन अंदर जाने देगा? न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं या उनकी जो फॉर्मेशन है, हसास चीज़ है, सेंसिटिव है, ठीक है। ये इसी तरह कोई और ऐसा टॉपिक आप ले लेते हैं जिस पे आपका डेटा डेटा की एक्सेस ही नहीं है आपके पास, या अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो। फिर आप ये कह लें आधे रास्ते में जाके परेशान हो जाएंगे कि यार मैंने सारा लिटरेचर कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लिया, गैप आइडेंटिफाई कर लिया, और अब जब डेटा कलेक्शन की बारी आई है तो मुझे तो डेटा ही नहीं मिल रहा, कोई दे रहा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप
कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने ब्यूरोक्रेट से डेटा लेना है, तो आप सोचें कि एक-एक ब्यूरोक्रेट से मिलने के लिए आपको कितना मुश्किल होगा, वो तो आपको टाइम ही नहीं देंगे, क्योंकि वो इतने बिज़ी होते हैं और वो फिर वो एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप एक से अप्रूवल लें, दूसरे से लें। तो अगर आपने 50 ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू करने हैं, तो ये तो आप शायद साल में भी नहीं कर सकेंगे। इसी तरह द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, टाइम, एफिशिएंसी इन द रिसर्च इज़ आल्सो एसेंशियल रिक्विजिट फॉर द फैक्टर रिक्विजिट फैक्टर, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की कोई अहमियत भी है कि नहीं? जैसे मैंने कहा आजकल ग्रीन एचआरएम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है? ग्रीन ट्रेनिंग, ग्रीन रिक्रूटमेंट, ग्रीन मार्केटिंग, इस किस्म के आजकल चूँकि एनवायरनमेंट में बड़ी बात हो रही है, तो हम कहेंगे यार इस सब्जेक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो पिछले 50 साल से रिसर्च हो रही है, तो उस सब्जेक्ट की फिर शायद इतनी इंपॉर्टेंस है। आजकल जैसे टाइम की अगर हम बात करें तो कोविड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ हुई हैं, तो बड़ा टाइम रेलेवेंट किस्म का टॉपिक होगा अगर आप कोविड को एज़ ए वेरिएबल डाल लेते हैं। कि जी आफ्टर कोविड व्हाट इज द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स या व्हाट चेंजेस आर occurring इन एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान या एजुकेशन पॉलिसी है मिसाल के तौर पे या कोई भी अपनी उस से रेलेवेंट, ठीक है? तो उसका कोई फायदा हो, एफिशिएंसी भी हो उसकी। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी प्रीसीडेड बाय प्रिलिमिनरी स्टडी। याद करें कि जब आप टॉपिक जो मैंने पहले बात कर दी कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो पहले से थोड़ी बहुत स्टडी जरूर कर लें ताकि आपको पता चले। कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ना उठा लें, कोई ऐसा सेंसिटिव इशू कोई जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो या जिसमें कोई वायलेंस का एलिमेंट हो या जिसमें किसी रिलीजन की, किसी जेंडर की या किसी एथनिक ग्रुप की कोई डिस्क्रिमिनेशन आ रही हो, वो ऐसा टॉपिक ना उठाएँ, वो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। वो अप्रूव भी नहीं होगा, और अप्रूव हो गया तो आगे आपकी रिसर्च नहीं जा पाएगी। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी प्रोसीडेड अच्छा ये तो मैंने पहले बता दी, दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखना है टॉपिक की सिलेक्शन के वक़्त, ठीक है? अब आ जाते हैं रिसर्च क्वेश्चन के एग्ज़ाम्पल। जैसे हमने कहा कि यार ये आप जब टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसी से आपके रिसर्च क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले आपने स्टेटमेंट बना दी, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमने सीएसआर पे काम करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और हम ये चाह रहे हैं कि जी होटल्स के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप पहले थोड़ा बताएँगे जी पाकिस्तान के अंदर सीएसआर है, सीएसआर की इम्पोर्टेंस क्या है, सीएसआर पे फिर ये काम हुआ है, फलाँ ने किया, फलाँ ने किया। इस पे किया, एजुकेशन पे किया है, मार्केटिंग पे किया है, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हुआ है, बैंकिंग में हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में होटलिंग में सीएसआर पे काम नहीं हुआ, ये फलाँ-फलाँ बंदे ने रिकमेंड किया था और हम अब सीएसआर पे काम करें। तो ये आपका सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया। फिर उससे आप क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मिसाल दी है यहाँ पे जी, एक हमारा प्रॉब्लम क्या है, डिक्लाइन ऑफ वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी नहीं है वर्कर्स की। तो क्वेश्चन क्या होगा, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द न्यू मार्केटिंग कैंपेन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कस्टमर्स। तो क्या है, कारपोरेट इमेज नहीं बन रहा क्योंकि शायद जो हमने नई एडवर्टाइजमेंट लाई है वो काम नहीं कर रही, या हैज़ द पैकेजिंग इफेक्टेड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, वो सेल्स नहीं हो पा रही, वो पैकेजिंग ठीक नहीं है। मतलब क्वेश्चन बनाएंगे कि जिसको आपने फाइंड आउट, जिसका आंसर आपने ढूंढना है। ये आसान बताता हूँ। आपने कहा जी एडवर्टाइज़मेंट जो है वो सेल्स को बढ़ाती है। तो अब आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? डज़ एडवर्टाइज़मेंट लीड्स टू इंक्रीज़ द सेल? ठीक है, बस सादा बता रहा हूँ। इनको अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ये आप रहने दें। तो ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा। यही आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी होगा। वो बस लिखेंगे ऐसे, टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट ऑन सेल्स। ये आप अपने पास लिखते रहेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपके रिसर्च क्वेश्चन होते हैं जो आपने जिसका आंसर आपने ढूँढना है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है होता है रिसर्च के अंदर काम जो होता है वो आपने करना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे हमने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। इसमें आपने 2-3 काम करने होते हैं। एक तो ये करना होता है कि जो आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना होता है। और उस फिर लॉजिक बतानी है कि ये आया, ये इसको इफ़ेक्ट करता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? और जो नेचर है, पॉज़िटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसी में एक आप स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, जिसको आम तौर पे लोग कांसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं, वो बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम कहलाता है। अब हम अ, अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टेक्निकली थोड़ा-सा इसको हम ये भी कहते हैं कि जो आपने रिसर्च बनाई है, उसको कोई थ्योरी कौन-सी सपोर्ट करती है। उस थ्योरी की बेस पे आपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया है। जैसे मैं कहूँ कि यार व्हेन इनकम इंक्रीज़ेज़ आवर कंजम्पशन इंक्रीज़ेज़, तो हम कहेंगे यार ये इसको थ्योरी सपोर्ट करती है, कीनेसियन थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो इसको सपोर्ट करता है। तो किसी न किसी थ्योरी की बेस पे हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं।
तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इस पे कंप्लीट एक वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा। 4 किस्म के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर स्टडी में चारों हों, किसी में सिर्फ डिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है, कहीं मॉडरेटिंग भी होता है, कहीं इंटरवीनिंग होता है। इंटरवीनिंग को मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है? दोनों नाम यूज़ होते हैं। तो वेरिएबल मीन एनीथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजमेंट लीड्स टू सेल्स। तो एडवर्टाइजमेंट एक वेरिएबल हो जाएगा, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेल्स आपका डिपेंडेंट। यानी एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी। तो सेल्स डिपेंड्स अपॉन एडवर्टाइजमेंट। तो ये चीज़ें, ठीक है। इसी तरह मॉडरेटिंग है, इंटरवीनिंग है। हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इस वक्त हमारा जो फोकस है वो रिसर्च प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन नहीं करना। बहरहाल अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको क्लियर होगी। तो ये आमतौर पे लोग इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। ये बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। 3-4 काम करते हैं, वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रिलेशनशिप और उनकी लॉजिक बताते हैं, और किस थ्योरी की बेस पे वो एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो आप ऐसे कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉब फ्रीडम है और सैलरी है, ये दोनों इफेक्ट करती हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को। ये मिसाल में ऐसे ही आपको बता दी। तो इसमें देखें सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपका सिंपल मॉडल है तो बस इस तरह से बन जाएगा, एक वेरिएबल है तो ये इस। तो जो इंडिपेंडेंट होता है ये लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और डिपेंडेंट को राइट साइड। तो ये एरो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये राइट डायरेक्शन, उल्टा नहीं बनाना आपने। और ये नॉर्मली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आपके मॉडल में 4 वेरिएबल्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, ज़्यादा भी होते हैं बाज़ औक़ात, इसमें मैंने हर एक वेरिएबल डाला हुआ है, इंडिपेंडेंट भी है। ये मीडिएटर जो होता है वो हमेशा दरमियान में आता है, ठीक है? या इंटरवीनिंग जिसे कहते हैं, ये दरमियान में होता है, और ये डिपेंडेंट एट द एंड। यानी ये वेरिएबल मीन्स इंडिपेंडेंट लीड्स टू दिस एंड दिस लीड्स टू दिस। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये हम ले लेते हैं, दिस लीड्स टू दिस एंड दिस लीड्स टू दिस, ठीक है। और मॉडरेटर यहाँ पर भी डाल सकते हैं, मॉडरेटर आप इधर भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की नेचर की। तो बहरहाल मॉडरेटर इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर इस जगह पे भी, इधर भी लिख सकते हैं, या आपका मॉडरेटर इधर होगा तो ये एरो आप इधर नीचे डाल सकते हैं, और या मॉडरेटर आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिसर्च का क्वेश्चन क्या है। ठीक हो गया? तो बहरहाल इस तरह का जो डायग्राम होता है इसको स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जब ये आप बना लेते हैं तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना होता है जनाब, आगे आ गया हाइपोथेसिस बिल्ड करने हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होते हैं? सादा लफ्जों में हाइपोथेसिस ही बेसिकली हमारे रिसर्च की एक वो मतलब जान कह लें कि जिसको हमने टेस्ट करना है। तो हाइपोथेसिस आप ऐसा लें जो टेस्ट किया जा सके। क्या मतलब इसका? इसका मतलब जैसे हमने कहा कि यार इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल्स, तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस हो गया। ये हमने हमने फर्ज कर लिया कि यार एडवर्टाइजमेंट बढ़ाई जाए तो सेल्स बढ़ती है, या सैलरी बढ़ा दें तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको सादा सादा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं? देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल, या ये लिखेंगे द एडवर्टाइजमेंट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट सेल्स। तो ये हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा। अब हम टेस्ट कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी निकाल लेंगे सारा, पिछले 5 साल का, 8 साल का, जो भी हमने लेना है, सेल्स का भी निकाल सकते हैं, और उस डेटा को लेके फिर हम आगे स्टेटिस्टिकल टूल रन करके रिजल्ट्स निकाल के देख लेंगे कि आया ये सही बात है या गलत। ठीक है, यानी ऐसा होता है या नहीं। तो ये देखिए एग्जांपल दिए हैं, ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स लीड्स टू ओबेसिटी। अब ये एक हाइपोथेसिस है, यानी जस्ट सपोज कि यार चीनी वाले जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या इस किस्म के जो ड्रिंक्स है जिसमें चीनी होती है, उससे इंसान का मोटापा ज्यादा हो जाता है। अब आमतौर पे तो हमें मालूम है, लेकिन हम 100, 50, 20, 100, 500 लोगों से जब डेटा लेंगे कि यार जो जो लोग चीनी वाली जो ड्रिंक लेते हैं तो आया उनमें मोटापा का इजाफा हुआ या नहीं हुआ, तो हमें पता चलेगा। हेल्थ इंप्रूव्स बाय ड्रिंकिंग ग्रीन टी, ये भी एक हाइपोथेसिस है। एडवर्टाइजमेंट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सेल, ये मैंने बता दिया। इंक्रीज इन सैलरी लीड्स टू मोटिवेशन ऑफ टीचर्स, कुछ तो इस तरह के हाइपोथेसिस बनते हैं। तो ये बनेगा आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। जो आपने ये जो मॉडल बनाया ना, ये तो हम कहेंगे जॉब फ्रीडम लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, या इंक्रीज इन सैलरी लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन।
तो ये इस तरह से आपका हाइपोथेसिस बनेगा, ठीक है। हाइपोथेसिस जब बन जाता है तो फिर हमने करना है रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है कि क्या होगा रिसर्च डिज़ाइन में। बहुत ये सबसे यूँ कह लें कि ये भी इसकी एक रूह होती है पूरे रिसर्च की। इसमें हमने एक एक मास्टर प्लान है, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। कौन-कौन सी चीज़ें डिसाइड करनी है? नेचर ऑफ रिसर्च क्या है? यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होता है? हमारी स्टडी क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडिनल है? डे कोई अगर वेरिएबल ऐसे हैं तो उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन करनी है कि यार फॉर एग्जांपल जॉब सैटिस्फैक्शन, तो जॉब सैटिस्फैक्शन से क्या मुराद है? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये जॉब सैटिस्फैक्शन, उसके डायमेंशंस क्या हैं? ठीक है? डेटा कलेक्शन टूल्स क्या हैं? कैसे डेटा कलेक्ट करना है? क्वेश्चनेयर से करना है, हमने इंटरव्यू से करना है, सर्वे से करना है। फिर अगर क्वेश्चनेयर है तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी चेक करनी है, ठीक है? मेजरिंग और रेटिंग स्केल्स क्या हैं? मैंने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो कैसे पूछने हैं? येस नो वाले पूछने हैं या एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाले पूछने हैं, ठीक है? या इस तरह के। और सैंपल साइज़ क्या होगा मेरा? सैंपल टेक्निक क्या होगी? ये सारा आप एक्सप्लेन करेंगे। और इन मज़े की बात है, इन सारी चीज़ों पे मैंने एक-एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप आराम से, अगर आप में से इसको कोई चीज़ आपको समझ नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी, तो इस पे कंप्लीट वीडियो मौजूद है। अलग-अलग वैलिडिटी पे अलग है, रिलायबिलिटी पे अलग है। सैंपलिंग टेक्निक पे कोई 5 के 6 वीडियोज़ मौजूद हैं। रेटिंग स्केल्स पे मौजूद है, ठीक है? तो जो चीज़ आपको मालूम है वो रहने दें, जो नहीं मालूम आप वो गूगल में या यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको वीडियो आ जाएँगी। नीचे वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक आपको मिल जाएँगे। आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली है या कॉज़ल है, जो भी है। तो ये हमने मेंशन करना होता है कि जी मेरी ये रिसर्च है, मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस में डेटा मैंने इन एक इंडिविजुअल से कलेक्ट करना है, ग्रुप से करना है, ऑर्गेनाइजेशन से करना है, वो आप लिखते हैं। क्रॉस सेक्शन मीन वन टाइम कलेक्शन ऑफ डेटा है या लॉन्गिट्यूडनल है, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेना है। ऑपरेशनल डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। डेटा कलेक्शन टूल आप लिखेंगे, जी मैंने क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट किया है। इसकी वैलिडिटी वो कैलकुलेट होती है, एसपीएसएस में भी उसमें सॉफ्टवेयर्स में हो जाती है, ठीक है? और रेटिंग स्केल कौन-सा लगाया, सैंपलिंग टेक्निक कौन-सी लगाई, ठीक है? ये आपने सारा मेंशन करना होता है, ये आपने बताना होता है रिसर्च के अंदर। और यही आपके रिसर्च पे जब आप थीसिस जमा करते हैं, तो यही आपके क्वेश्चन, आपके रिसर्च पे आपके एतराज़ात आते हैं कि जी आपने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। जब ये सारा हो जाता है, फिर आपने करना है डेटा कलेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्वेश्चनेयर से डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करेंगे, कहीं से अडॉप्ट करेंगे या कहीं से अडैप्ट करेंगे, ठीक है? अडॉप्ट का मतलब है किसी ने ऑलरेडी जिस वेरिएबल पे आपने काम कर रहे हैं, वो आप ऑलरेडी उस वेरिएबल पे किसी ने काम किया है, तो वो क्वेश्चनेयर उस बंदे को ईमेल करके भी मँगा सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं। फिर आपने सिर्फ़ उसकी रेलेवेंस देखनी है कि वैलिड है कि नहीं है, और उसके ज़रिए आपने फिर लोगों को वो क्वेश्चनेयर दे के और उस पे डेटा आपने कलेक्ट कर दिया। जब डेटा आप कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर डिपेंड करता है कि इसमें से कौन-कौन सी चीज़ आपने लगानी है, आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन वगैरह, ये आपने लिखनी होती है कि जी मैंने इस पे डेटा जो कलेक्ट किया उससे मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको चाहिए हों, डिपेंड करता है आपके रिसर्च के क्वेश्चन पे और आपकी रिसर्च पे कि आपको इसमें क्या दरकार है। तो बहरहाल ये डेटा एनालिसिस में मोस्टली ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर तो आपको इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब है कि उस डेटा से कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है? जैसे हमने कहा कि यार सेल्स इम्पैक्ट करती है, सॉरी एडवर्टाइज़मेंट इम्पैक्ट करता है सेल को, तो हम रिग्रेशन रन करके देखेंगे कि आया वाक़ई इम्पैक्ट करता है या नहीं। या हम कहते हैं देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सैलरी एंड मोटिवेशन, तो हम कोरिलेशन देखेंगे कि यार आया दोनों में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, वगैरह-वगैरह। और मज़े की बात है, जो कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इन सब पे भी वीडियो मौजूद है मेरी डिटेल में, सिवाय फैक्टर एनालिसिस के, बाकी सब टॉपिक्स पे ऑलमोस्ट वीडियो आपको मिल जाएँगी। जब आप रिज़ल्ट ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस के बाद हम करते हैं इंटरप्रिटेशन। हम उस रिज़ल्ट को लिखते हैं कि यार इसका रिज़ल्ट क्या निकला। फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट हमें पता लगा कि येस एडवर्टाइज़मेंट इफ़ेक्ट कर रही है सेल्स को इस केस के अंदर, या फलाँ इदारे में सैलरी जब बढ़ाई गई तो लोग वाक़ई ही मोटिवेट हो गए। तो हम कहते हैं येस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ सैलरी ऑन मोटिवेशन, हेंस द स्टडी प्रूव्स दैट कि ये हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया। वो जो हाइपोथेसिस हमने शुरू में बनाया था वो एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से आप फिर आके कंक्लूजन में जाके अपना वो जो सारी रिसर्च का नतीजा लिखते हैं। तो ये नॉर्मली 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ
जो थीसिस होता है उसमें 2-3-4 पेजेस पे बात चली जाती है, तो आप लिखते हैं और आप उसमें आप ये भी लिख देते हैं कि जी मेरा ये कंक्लूजन जो है ये फलां स्टडी से भी मैच करता है। अगर नहीं करता तो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और अपनी स्टडी की बेस पे आप रिकमेंडेशंस देते हैं या फिर फ्यूचर डायरेक्शंस। जैसे आपने रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था ना जो मैंने शुरू में बताया, तो आपने उसमें बताया था कि जी कंक्लूजन के अंदर लोगों ने रिकमेंडेशंस दी थी, वहाँ से आपने गैप निकाला। इसी तरह आप अपनी स्टडी के एंड में भी फ्यूचर डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई मैंने तो इन वेरिएबल्स पे काम किया है, तो अगर इसमें फलां वेरिएबल ऐड कर दिया जाए तो और भी स्टडी हो सकती है। तो बहरहाल ये मैंडेटरी नहीं होती, ये रिसर्च आर्टिकल में मैंडेटरी होती है। आम तौर पे अगर आप नहीं भी देते तो खाली रिकमेंडेशंस दे देते हैं, तो भी काफ़ी होता है। तो ये वो रिसर्च प्रोसेस है जिसके में से आपको गुज़रना होता है। ठीक है जी, और आखिर में आपने रेफरेंसिंग कर देनी है। अब आपने रेफरेंसिंग में देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से स्टाइल को फॉलो करती है। बहुत सारे स्टाइल्स हैं, एपीए है, एचआरएस है यानी हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है, ठीक है, शिकागो है और बहुत सारे हैं। ये एक मैंने आपके लिए वैसे एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है, ये एपीए स्टाइल में है। ये देखें, राइटर का नाम, उसके बाद ईयर, उसके बाद उसका टाइटल रिसर्च आर्टिकल का, ये पूरा टाइटल आ गया, फिर जिस जर्नल में पब्लिश हुआ वो आ गया और बाकी आ गया उसके पेज नंबरिंग और डिटेल। ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गूगल आपको कर देता है। आप उसमें लिख दें तो आपको आ जाता है। रेफ़रेंसिंग के बाद आपने अच्छा ये सारे अल्फ़ाबेटिकल देने हैं। अगर मिसाल 10 रेफ़रेंस हैं तो सबसे पहले ए, बी, सी इस तरह से करके आपने लगाने हैं। आखिर में अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मीन्स अगर एक से ज़्यादा तो अपेंडाइसिस भी लिख देते हैं, ये अपेंडिक्सेस लिखते हैं। जो क्वेश्चनर आपने यूज़ किया था वो आप ब्लैंक एक क्वेश्चनर लगाएँगे साथ में, या कोई और एक्स्ट्रा टेबल्स थी, डिटेल्स थी वो लगा देते हैं, कोई चार्ट या पिक्चर वगैरह जो थी, या कोई न्यूज़पेपर का कोई क्लिप आपने लगाना था, तो वो रिसर्च में आप दरमियान में आप लिख देते हैं कि अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, तो ये इस तरह से लगेगा। मोस्टली आपकी रिसर्च में क्वेश्चनर ही होगा, वो आप आखिर में एक रिसर्च के आखिर में एक क्वेश्चनर अपना ऐड कर देते हैं। तो ये था जी वो प्रोसेस जो हमने एक्सप्लेन किया। हमारी बात शुरू हुई एरिया सिलेक्शन से, ब्रॉड एरिया, ठीक है। फिर हमने उस पर थोड़ा डेटा कलेक्ट किया, लिटरेचर पढ़ा, सेलेक्ट देखा कि लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है, कितना काम हुआ है, इन वेरिएबल्स पे किन किन डायमेंशंस पे काम हुआ है और ये होता क्या है, इसकी कितनी डायमेंशंस हैं। तो जो हमारे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई उसी में से हमने प्रॉब्लम को यानी गैप को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो गैप जब गैप आइडेंटिफाई हुआ उससे हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, उन्हीं से हमने हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बनाए। उस पे फिर हमने रिसर्च डिज़ाइन हमने डिज़ाइन किया अपना रिसर्च का कि जी हमारा सैंपल साइज़ ये होगा, ये सैंपलिंग टेक्निक होगी, हमारी रिसर्च जो है वो एक्सप्लेनेटरी है फॉर एग्जांपल, और इसी तरह यूनिट ऑफ एनालिसिस हमारा ये होगा और डेटा मैंने क्वेश्चनेयर से लेना है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया। अब आप सॉफ्टवेयर हैं, एसपीएसएस है, स्मार्ट पीएलएस है, या आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, स्टाटा, ईव्यूज़ वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसका आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जब आ जाए तो उसके बाद आपने उसको इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है रिजल्ट का मतलब क्या है। जब एक्सप्लेन हो जाएगा तो आप फाइनली उसको बता देना कि जी हाइपोथेसिस जो है वो हमारा सेलेक्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। क्यों हुआ ये भी आप उधर जस्टिफिकेशन दे देते हैं। तो आप इधर कंक्लूजन डिस्कशन करते हैं उस अपने रिजल्ट पे, और डिस्कशन कंक्लूजन करके लिख के एट द एंड आप उसमें फ्यूचर डायरेक्शंस या रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है रिसर्च की। ये स्टेप 8 मैंने लिखे हैं, कहीं 9 लिखे होंगे, कहीं 7 लिखे होंगे, कहीं 6 लिखे होंगे, आप इसमें परेशान ना हो। तरतीब यही होती है नॉर्मली, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है। हो सकता है किसी किताब में आपको 5 स्टेप मिलें, किसी में 4 मिलें, किसी में 7 मिलें, किसी में 9 मिलें, लेकिन मोर और लेस कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो बहरहाल आपको किसी ने 6 में सारा समाया होगा ये सारा कुछ, किसी ने 9 स्टेप्स में समाया होगा ये सारी बातें, किसी ने हो सकता है ज़्यादा में हो, लेकिन तरतीब नॉर्मली ये होती है कि एरिया एरिया को स्टडी करें, स्टडी करने से टॉपिक आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा, रिसर्च क्वेश्चन से रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च हाइपोथेसिस बनते हैं, वहीं आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सॉरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनता है, उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से आपके रिसर्च हाइपोथेसिस बनेंगे, और हाइपोथेसिस के बाद आपने रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड करना होता है, और उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और आखिर में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन दे देते हैं। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज, यूट्यूब लिंक नज़र आ रहा है। जिस टॉपिक की आपको समझ नहीं आ रही,
आप उसमें यूट्यूब में जाएँगे तो और यही टॉपिक लिखेंगे मेरे नाम के साथ, तो आपको इंशाल्लाह उसकी अलग से वीडियो भी मिल जाएगी। लाइक जैसे मैंने बताया, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे अलग से वीडियो मिल जाएगी, नेचर ऑफ रिसर्च पे अलग से वीडियो मिल जाएगी, सैंपलिंग पे अलग से वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा मकसद था कि आपको वो एक गूगल मैप की तरह आपको बता दें कि पहले यहाँ जाएँगे, फिर यहाँ होगा, फिर ये आएगा, फिर मोड़ आएगा, टर्न आएगा, ये होगा। ये सारा आपको रोड मैप प्रोवाइड किया है। सो थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें और अपना ख़्याल रखें। अच्छी लगी वीडियो तो दूसरों से शेयर कर दें।